मुझे लगता है कि मीडियम का तो जो भेदभाव है हाँ। वो उतना नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो पर्सनैलिटी का विकास है वो इस एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले से ही रखें। तो प्रीलिम्स को लेकर क्या टिप्स आपके होंगे उनके लिए? जी, वो जो सीसेट का पेपर है उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हाँ। क्योंकि मैं खुद इसका भुगतभोगी रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे हिंदी साहित्य मैंने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा था, हाँ। 12वीं तक भी नहीं पढ़ा था ऐसा उतनी रुचि से। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजीत, जिनकी इस बार यूपीएससी में जो रैंक है 563 है और इनका जो मीडियम है हिंदी है, साथ में इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे किस प्रकार इनकी तैयारी रही है, किस प्रकार, जैसे इनका तीसरा अटेम्प्ट था, इससे पहले प्रीलिम्स में 2 बार थोड़ा सा इनका दुर्भाग्य से नहीं हो पाया था। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका कई बार नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी है। तो सबसे पहले अजीत आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, तो अजीत सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आप कहाँ से आते हो, आपकी एजुकेशन किस प्रकार हुई है, कॉलेज कहाँ आपने की है? जी, मेरा नाम जैसे सर ने बताया अजीत सिंह खद्दा है। खाटू श्याम जी के पास जयपुर ज़िले में मेरा एक गांव है लूणियावास, वहीं से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। हाँ। 12वीं के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोमल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हाँ। हाँ। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन हाँ। और फिर इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन करी। हाँ। हाँ। फिर 2021 से 2023 तक मैंने ये 3 अटैम्प्ट दिए। पहले अटैम्प्ट में मेरा 2-3 क्वेश्चन से जीएस रह गया था। हाँ। फिर सेकंड अटैम्प्ट में जीएस में तो काफ़ी अच्छा स्कोर था। हाँ। हाँ। लेकिन सीसेट रह गया। फिर थर्ड अटैम्प्ट में मैंने ऋषि भार्गवा सर है, हाँ। हाँ। उनसे सीसेट का कोर्स लिया था। फिर वो किया तो अब की बार मैंने जैसे प्रीलिम्स पास किया, मेंस इंटरव्यू, और अब की बार 563 रैंक लग गई। बिल्कुल। कई बार जैसे ऐसा होता है ना, 1-2 बार में प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मन ऐसा मन में डाउट आया था कि मेरा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहाँ कमियाँ हो रही है, ऐसा लगा आपको? जी, जैसे कि पहले अटैम्प्ट में जीएस के जो मेरी कट ऑफ थी उससे 2-3 क्वेश्चन दूर था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो कर सकते हैं। फिर दूसरी बार जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर आया, सीसेट में रह गया। हाँ। तो ये तो था कि यार ये जर्नी लंबी हो सकती है, तो मेरे को बैकअप रखना चाहिए कुछ। लेकिन ये था कि यार मैं प्री तो पास कर लूँगा आराम से। हाँ। हाँ। तो इस दौरान जो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे मेंटल सपोर्ट किया। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे। कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया मुझे। फिर जो टीचर्स थे, कुछ मेंटर्स थे, उनसे जुड़ा हुआ था मैं। आपकी वीडियो देख लिया करता था। हाँ। तो इससे बस मेरा हौसला बना रहा। और ये थर्ड अटैम्प्ट में आप देख लो। बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अजीत और वैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, कभी पहले बात भी नहीं हुई थी। जैसे इनका फाइनल रिजल्ट आया तो इन्होंने बताया कि सर मेरी ये रैंक आई, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो एज ए मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो इससे आप लोगों को जब सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें बहुत खुशी होती है। तो जैसे बात करते हैं विशेषकर मेंस की आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो किस प्रकार आपने मेंस में अपनी आंसर राइटिंग की है? सिलेबस एक बार पूरा कर, कई बच्चों में ये भ्रांति रहती है ना कि पहले दिन ही आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। जी। तो आपका किस प्रकार आंसर राइटिंग को लेकर? जी, पहले अटैम्प्ट में तो मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की थी, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में मैंने नोट्स बनाना है, हाँ। ये सब प्रोसेस पूरा कर लिया था। और आंसर जो राइटिंग है वो अपने लेवल पे करता था मैं, अपने दोस्तों को दिखा लिया करता था। बस इतना ही। बस दूसरे अटैम्प्ट में फेल होने के बाद जब मुझे लगा कि यार एक बार प्रीलिम्स पास कर लूँ मैं, आंसर राइटिंग वो सब तो बाद में होती रहेंगी चीज़ें, तो मैंने जो सीरियस आंसर राइटिंग वो उन 3 महीनों के दौरान करी। हाँ। उन 3 महीनों का लगभग 50% टाइम में अपने को जो अपना टाइम है मैंने वो लिखने को दिया। तो बस यही 3 महीने का जो वो राज था, हाँ। वो मेरे को सफलता दिलाया उसने। बिल्कुल। कई बार विशेषकर जो गाँव के बच्चे आते हैं उनके मन में डाउट रहता है कि यार मैं तो मतलब बहुत सिंपल कॉलेज से पढ़ा हूँ, मतलब जैसे बहुत सारे लोग मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जेएनयू डीयू में पढ़े हुए हैं, आप भी डीयू से आते हैं, तो विशेषकर उनको लेकर आपका क्या कहना है कि जो गाँव में पढ़े लिखे हैं, विशेषकर ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है उनकी, तो उनको किस प्रकार मतलब तैयारी करनी चाहिए अपनी? जी। मेरा मीडियम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी था, कॉलेज में भी मेरा हिंदी मीडियम रहा, यूपीएससी में मेरा हिंदी मीडियम रहा। तो एग्ज़ाम को मैंने जितना नज़दीक से जाना है, मुझे लगता है कि मीडियम का तो जो भेदभाव है वो उतना नहीं है। वो थोड़ा सा हो सकता है मटेरियल का थोड़ा दिक्कत हो, पहले रहा हो, अब वो दिक्कतें नहीं हैं। फिर अगर एक थोड़ी दिक्कत रहती है माता पिता को, अगर जो सपोर्टिव मिले, जैसे मेरे माता पिता मुझे सपोर्टिव मिले, तो उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया कि मैं तैयारी को दे पाऊँ। फिर अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक बैकअप प्लान के रूप में ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना जो सीआरपीएफ का एक एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था, मेडिकल किया, उसका इंटरव्यू बाकी था, और जो एक नेट की एग्ज़ाम थी वो मैंने पास की थी। तो मैंने ये बैकअप प्लान रख रखे थे। अच्छा। तो ये हो सकता है, फिर माता पिता का सपोर्ट हो सकता है, तो थोड़ा टाइम मिले तो इन चीज़ों को दे सकते हैं।
तो मीडियम को लेकर वैसे बाधा मुझे भी नहीं लगती, क्योंकि समस्या जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं, विशेषकर हिंदी मीडियम वाले सीसीएट में ज़्यादा फेल हो जाते हैं, यानी प्रीलिम्स एक बड़ी समस्या रहती है। तो सीसीएट को यदि हम सही से कर पाएँ तो मुझे लगता है मेंस में अच्छा किया जा सकता है। जैसे आपका रिजल्ट भी है, मुझे भी लकीली मेंस में अच्छे मार्क्स मिले। और जैसे आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रहा है, तो आपने किस प्रकार हिंदी साहित्य तैयार किया है? कोई आपने कोचिंग ली या वीडियो क्लासेस ली कहीं से, और आपने कंटेंट कौन सा फॉलो किया या कौन सी किताबें आपने फॉलो की इसमें? जी। हिंदी साहित्य के लिए मैंने जो एक पेनड्राइव कोर्सेज चलता था उस टाइम, हाँ दृष्टि का, हाँ तो हम 3-4 दोस्तों ने मिलकर लिया था। अच्छा तो 2020-21 में लिया था हम लोगों ने। हाँ तो वो क्लासेस मैंने देखी थी पूरी। एक बार मैंने कोर्स किया कंप्लीट। हाँ फिर जो 4-5 दृष्टि की बुकलेट्स आती हैं मैंने वो पढ़ी थी हिंदी का, और मैंने कोई बाहर से कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ तो वही उनको ही बार बार रिवाइज किया। और जो पहला पेपर है जो कि थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो उसके नोट्स बनाए, उनके क्वेश्चन से मैंने फिक्स किए, उनको बार बार लिखा, उनको बार बार अच्छे से घोटा। और उस पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, 136 के आसपास मेरे मार्क्स हैं। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। नोट्स कौन से पढ़ने चाहिए? जैसे उसमें आता है ना कि पेन ड्राइव या डीएलपी कई आते हैं, तो कौन से नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं हिंदी साहित्य में? जी पेन ड्राइव वाला ही मेरे पास कोर्स था। वही लगभग वही कंटेंट है अच्छा, पूरा। उनके साथ ही, हाँ सेम कंटेंट। और उसके अलावा जैसे क्लास नोट्स भी कई बच्चे पूछते हैं कि उनकी हिंदी साहित्य के जैसे कोई वीडियो ना देख पाए, तो क्लास नोट्स भी होते हैं क्या उनके? जी अगर समझ आ रही हैं चीज़ें तो फिर क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा क्या है, थोड़ा सा पीछे हिंदी साहित्य मैंने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा था। हाँ। 12वीं तक भी नहीं पढ़ा था ऐसा उतनी रुचि से। तो उस मकसद से मैंने लिया था कि कोर्स ले लेते हैं, तो टाइम भी था। जी और इसके अलावा जैसे जो टेक्स्ट बुक वगैरह हिंदी साहित्य जो कितनी लगभग 14 जो टेक्स्ट बुक आती है, वो आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? जो हिंदी साहित्य की गोदान वगैरह आपने? अच्छा हाँ, वो मैंने पढ़ी थी, एक बार सारी पढ़ ली थी मैंने। हाँ जो नॉवेल्स थे, कहानियाँ थी, वो मैंने पढ़ ली थी। हाँ बाकी जो निबंध वगैरह थे वो मैंने मोटे मोटे देख लिए थे। हाँ उनकी समरी पढ़ ली थी। ऐसी किया था। और हिंदी साहित्य में आंसर राइटिंग को लेकर क्या कोई विशेष आपने योजना बनाई? जी हिंदी साहित्य का तो यही था कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 4-5 साल के, वो मैंने अच्छे से किए। और लगभग जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, अगर जो व्याख्या वाला खंड है उसको छोड़ दें तो लगभग 90% जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड होता है। हाँ तो मैंने वो अच्छे से किया और उनके अच्छे से नोट्स बना लिए और उनको ही बार बार पढ़ा। जी तो एक जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है, उसको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्या ऐसा माइंड में होना चाहिए? जैसे आपने थोड़ा रिसर्च किया कि हिंदी साहित्य आपके लिए बेस्ट है, आजकल मार्किंग पैटर्न भी हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? क्या हिंदी साहित्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जी जब मैं भी अपना ऑप्शनल देख रहा था, हालांकि डीयू में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स थे। तो मेरे भी किसी सीनियर ने मुझे गाइड किया कि इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज हैं वो हिंदी में अच्छे नहीं हैं। फिर अगर हिंदी में हम इकोनॉमिक्स को लिखते हैं, उस लैंग्वेज को लिखते हैं, तो उसमें मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो फिर मैंने जब देखा दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढा, तो मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट्स थे। जैसे हिंदी लिटरेचर था, फिर मेरे पास जो हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। जब मैंने देखा कि जो और सब्जेक्ट्स थे ज्योग्राफी जैसे, उनमें फ्लक्चुएशन आ रहा था। उसमें एक साल अच्छे नंबर मिल जा रहे हैं, 290 मिल जा रहे हैं, तो दूसरे साल उसको 210 भी मिल जा रहे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की अच्छी बात ये है कि उसमें 230, 40, 250 नंबर हैं, वो पहली बार का बहुत कम पढ़ के 2-3 महीने पढ़ के भी लाए जा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हिंदी है, वो मेरी मातृभाषा भी है, और मैंने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रखा था पहले भी, तो उसको मैं अच्छे से कवर कर लूँगा। एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस भी डिफाइंड है, लिमिटेड है, और जो कहानियाँ और जो नॉवेल्स होते हैं वो रुचिकर होते हैं, तो वो मैं पढ़ पाऊँगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो हिंदी लिटरेचर रखा। हाँ, जैसे आपके मार्क्स देख रहे थे हम, एथिक्स में आपका अच्छा स्कोर है, 117 मार्क्स आपके हैं। तो एथिक्स को लेकर विशेषकर आपका क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं, या आंसर राइटिंग को लेकर इसमें कुछ अच्छा किया हो आपने, इनोवेशन किया हो? जी एक तो जो दृष्टि के नोट्स थे वो पढ़े थे मैंने। फिर सर जो आपकी बुक आती है इथिक्स की, वहाँ से एग्जाम्पल मैंने उठाए। फिर आपके जो डायग्राम्स थे, फिर जो डेफिनेशन, जैसे कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपने पॉइंट कट टू कट पॉइंट बता रखे थे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये मैंने देखे हैं। अच्छा। और जो टॉपर्स की कॉपीज हैं उनसे एग्जाम्पल उठाए अच्छे जो मेरे साथ लिख रहे थे, मैंने उनके एग्जाम्पल्स देखे। तो यही सब देखा और थोड़ा केस स्टडी पे थोड़ा सा फोकस किया। तो यही
ठीक है। मेंस के बाद में जैसे इंटरव्यू की बात करते हैं, आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 173 बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, और तो कहीं ना कहीं अच्छी पर्सनैलिटी वालों को ही अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। तो इंटरव्यू को लेकर विशेष आपकी क्या तैयारी रही? एक सवाल बच्चों के मन में रहता है कि जो इंटरव्यू की तैयारी है, क्योंकि यूपीएससी में एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू कम बोलते हैं, पर्सनैलिटी उसको ज़्यादा बोलते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए 1-2 महीने से काम नहीं चलेगा। तो आपकी क्या सलाह रहेगी बच्चों को जो विशेषकर कॉलेज में है, क्या उनको अपना व्यक्तित्व का विकास अभी से कर लेना चाहिए ताकि आगे जाके जब वो आईएएस का इंटरव्यू फेस करे तो उनको अच्छे मार्क्स मिले? जी, ये मेरी भी बड़ी गलती रही कि मैं ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ा, लेकिन मैं जो वहाँ की एक्टिविटीज़ थी, इतनी अच्छी सोसाइटीज़ थी, उन्हें भाग नहीं लिया था मैंने। तो इसका खामियाजा ये रहा कि मेरा कॉन्फिडेंस है वो कम रहता था। अच्छा। लेकिन मेरे दोस्त मुझे ऐसे मिले कि उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाए रखा। वो उनका जो बोलने का स्टाइल था वो अच्छा था। धर्मपाल था, नीरज सर थे, और करमवीर जैसे जो साथी थे, तो उन्होंने मेरा हौसला अफजाई करी। और फिर जो एक्चुअल इंटरव्यू था उस दौरान मैं अपने दोस्तों को लेके आया था कि उस दौरान मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं उस दिन। तो जब एंटर कर रहा था मैं, तो मैं खुश मन से था। फिर 1-2 दोस्त और थे जो मुझे इंटरव्यू के जो हॉल था उसमें मिले, तो उस दौरान मेरा कॉन्फिडेंस हाई था। और मैंने ये सुन रखा था कि अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो क्वेश्चन आप कम इधर उधर भी हो गए तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं 150-60 नंबर वो तो मिल ही जाएंगे। फिर लकीली क्वेश्चन से मेरी रेंज में आ गए। सुमन शर्मा बोर्ड का मेरा पैनल था, फिर जो एकेडमिक्स हैं उस पर चला गया, तो वो अच्छी बात रही। तो यही वजह थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो पर्सनैलिटी का विकास है वो इस एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले से ही रखें। जो बोलने का अंदाज है, जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, जैसे कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ में भाग लेना हो गया, जैसे कैमरे के सामने बोलना हो गया, किसी मंच पे बोलना हो गया, तो इनमें भाग ज़रूर लेना चाहिए। इससे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ये जो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं वो हिचकिचाते हैं इन चीज़ों से, तो इसका खामियाजा उन्हें इंटरव्यू में भुगतना पड़ता है। इंटरव्यू तक जाकर अगर आप फिर बाहर होते हो तो उसका जो फ़र्क है वो आपको सामने दिखता है। आपको आईएएस मिल रहा है या आपको आईआरएस मिल रहा है या आपको जो नीचे की सर्विसेज मिल रही है, उसका डिफरेंस सारा इंटरव्यू क्रिएट करता है। तो मैं ये इस पर ज़्यादा फोकस डालना चाहूँगा। तो नो डाउट आप यदि पहले शुरू करते हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलना ही है, लेकिन साथ में ये भी कि आप ये चिंता मत करना कि जो आप अच्छी कॉलेज से नहीं पढ़े हो या वहाँ पे आपने कुछ प्रोग्राम नहीं किए हैं तो उसके बाद भी अच्छे मौके होते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में अच्छा किए, अच्छे मार्क्स आपने प्राप्त किए, जैसे अभी प्रीलिम्स पास में है जी, तो विशेषकर अभी जो नए बच्चे हैं 2024 में एग्ज़ाम देंगे, तो प्रीलिम्स को लेकर क्या टिप्स आपके होंगे उनके लिए? जी प्रीलिम्स के दोनों ही जो पेपर्स हैं वो बहुत खतरनाक आ रहे हैं आजकल। तो जीएस के पेपर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपकी बुक है, या वो कोई और बुक देख लें जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, वो पढ़ें। और जो ऑप्शंस हैं उनके आंसर ही ना पढ़ के उस पर रिसर्च की जाए। कोई जैसे एनवायरनमेंट में किसी जीव के बारे में पूछा गया है तो उसका पूरा रिसर्च करके पढ़ें कि उसका स्टेटस क्या है, उसके कंजर्वेशन क्या एफर्ट्स हैं, तो ये सब कुछ पढ़ें। फिर जो मॉक टेस्ट हैं वो अच्छे लगाएं, हर कोचिंग से लगाएं, 2-2 4-4 हर कोचिंग से लगाएं, एक कोचिंग के लगाने के बजाय। फिर जो आखिरी का जो सब हफ्ता होता है, जब आपके पास 10 दिन होते हैं या 7 दिन होते हैं, तो उस दौरान मॉक बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि एक जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जीएस के क्वेश्चंस, उनके पीछे एक रीजनिंग होती है। तो वो रीजनिंग कई बार जो कोचिंग वाले हैं उसमें हम नहीं मानते उनमें। तो यही रहेगा कि उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करें, उनको अच्छे से घोटें, और जो सीसेट का पेपर है उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्योंकि मैं खुद इसका भुगतभोगी रहा हूँ। दूसरे मेरे प्रयास में मेरे लगभग 98 मार्क्स थे जीएस में, लेकिन सीसेट में मैंने जब कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट छोड़ दिया तो मेरे मार्क्स हैं वो 50 के नीचे भी आ गए। तो इससे मुझे भी बड़ा धक्का लगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत गिरता है। तो जीएस के तीनों पोर्शंस हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो, तीनों को इतना रखें कि उससे 15-15 नंबर या जो 10-10 क्वेश्चंस हैं तीनों से निकाल पाए हम। तो यही रहेगी। तो अजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही सिंपल नेचर के हैं आप भी। देख सकते हो कम एज में, मतलब आपका 23 होगा शायद, 24 है, तो 24 एज के अंदर आईपीएस इनको मिलने जा रहा है, जहाँ तक लग रहा है आईपीएस इनको मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। आप जो लोग देख रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हम लोग जो कर रहे हैं आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। हमेशा अपने आप पर विश्वास बनाए रखना। तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने आपसे ज्ञान लिया था उसका पे बैक करना बहुत आवश्यक था। तो आपका और मेरा घर भी काफ़ी नज़दीक है। तो इस मकसद से मैं
आना भी मैंने उचित समझा। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने मैसेज किया, लेकिन कई बार बच्चे होते हैं ना, याद नहीं कर पाते हैं बाद में। जी जी। और अच्छी बात है कि आप हमसे जुड़े थे और मुझे भी बहुत खुशी है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।